नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुमेट पर। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी के ऑल ओवर जितने भी एग्जाम कवर करते हैं उससे रिलेटेड हिस्ट्री आज हम शुरू करेंगे। तो कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उनका डिस्क्रिप्टिव कैसे आता है, एसएससी के ऑल ओवर एग्जाम जितने भी होते हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या स्टेट पीसीएस या स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड हिस्ट्री का आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ। हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए आप एजुमेट पे सब्सक्राइब करें और बने रहें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिस्ट्री। पढ़ना क्या है हमें? हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब हमारे हरियाणा के अंदर हवा बना हुआ है, एक तो इंग्लिश का और एक सबसे बड़ी बात है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का अब हिस्ट्री है जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहती सर, तो कैसे पढ़ें, ये उनके सामने एक आ जाता है क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ी दिक्कत है सर, हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, कैसे याद रखें, कौन सा राजा पहले आया, कौन बाद में आया, ये पूरा का पूरा माइंडसेट क्लियर नहीं हो पाता। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ टू रिमेंबर इट? देन वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री। लेकिन हिस्ट्री के अंदर आप देखना वर्ड आता है, आप देख रहे होंगे एक वर्ड आता है इसके अंदर, स्टोरी। हाय स्टोरी। अगर इसको डिफरेंशिएट करें, इसमें डिफरेंस क्रिएट करें, इनको संधि विच्छेद करें इस वर्ड का, तो बनेगा हाई स्टोरी। अब स्टोरी है तो हम पूरे के पूरे हिस्ट्री सब्जेक्ट को एज ए स्टोरी पढ़ेंगे, एज ए कहानी पढ़ेंगे, तब हमें अच्छे से ये माइंडसेट है जो क्लियर रहेगा कैसे पढ़नी होती है। तो आइए पढ़ते हैं कहानी, न कि हिस्ट्री। पूरा का पूरा कहानी कंसेप्ट से समझेंगे हिस्ट्री। देखिए भाई, हिस्ट्री आपने सुना होगा, जो इंडियन हिस्ट्री है आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से? सबसे पहले आपने सुना होगा एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड वन इज मिडाइवल, लास्ट वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। 3 हिस्ट्री के टाइप आई थिंक सभी ने सुने होंगे। प्राचीन इतिहास हिंदी में बात करें तो मध्यकालीन इतिहास, एंड लास्ट इज आधुनिक इतिहास। 3 सभी ने सुने हैं। पूरे के पूरे हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एंशिएंट, सेकंड मिडाइवल एंड लास्ट वन इज मॉडर्न यानी आधुनिक। अब ये 3 भागों में हिस्ट्री को बांट दिया गया, लेकिन इनके कालक्रम को, क्रोनोलॉजी को कैसे डाइवर्जेंट करें, कि कैसे फिक्स करें, कौन सा ईयर कब से कब तक कहां था, कौन सा प्राचीन काल का कब तक समय रहा, कौन सा जो समय काल है वो मध्यकालीन का रहा, वो एक बार डिस्कस करते हैं। तो जो इतिहासकार है अपने, उन्होंने 2500 बीसी से माना है, 2500 बीसी से लेके 712 एडी तक क्या बताया है? एंशिएंट हिस्ट्री। मध्यकालीन भारत को बताया है 2500 बीसी से लेके 712 एडी तक। अब सर यही क्यों फिक्स किया गया? 2500 बीसी ही क्यों माना गया? क्यों माना गया? क्योंकि 2500 बीसी को आपके सामने आपने पढ़ी होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। आप सभी ने आई थिंक पढ़ी है या नाम तो सुना ही होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ये कब थी? 2500 बीसी से। कौन सी सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो अपने भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा अहम रोल निभाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसलिए ये 2500 बीसी से इस ईयर को अहम भूमिका यहां पे दी गई है। आगे है 712 एडी। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ दिस ईयर इन इंडियन हिस्ट्री? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस फैक्टर। 712 एडी क्यों इसके अंदर फिक्स किया गया? क्योंकि 712 एडी से पहले भारत में कोई भी मुसलमान आक्रमणकारी नहीं आया था। 712 एडी में सबसे पहले भारत पर मुसलमान आक्रमण होता है। अरबी कंट्री से सबसे पहले भारत पर आक्रमण होता है। कौन आते हैं? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले, वेरी गुड बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने आता है। कब? 712 एडी में। इसलिए ये 2 डेट इंपॉर्टेंट है, 2 ईयर इसके अंदर इंपॉर्टेंट दिए गई। एंशिएंट का आई थिंक सबके समझ में आ गया, यू विल गेट इट पॉइंट। ओके क्लास। मध्यकालीन भारत, अब ये 712 पे खत्म, तो ये 712 से शुरू।
कब तक? 1857 की क्रांति तक। आप भली भांति जानते हैं 1857 की क्रांति हुई थी। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या भारत का पहला स्वतंत्रता के लिए लड़ाई क्या कौन सी थी? 1857 की क्रांति। बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा है ये बात। आगे है 712 ने आप पढ़ लिया। 712 में कौन आ गए थे? मुसलमान भारत में आ गए थे। 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर इसके अंदर शामिल हुए थे और इसके बाद मुगल दरबार खत्म हो गया। तो ये था मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत 1857 में खत्म। अब 1857 से लेके 1857 एडी से लेकर टिल नाउ, वैसे मानना तो जाता है टिल नाउ, लेकिन एग्जैक्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है 1947 तक, 1947 लास्ट 31 जनवरी 1948 तक पढ़ना है। बिकॉज 31 जनवरी 1948 30 जनवरी 1988 को क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। 30 जनवरी 1948 के बाद महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद में आधुनिक जो भारत था वो आपका समाप्त हो गया। अब जो चल रहा है वो दौर चल रहा है स्वतंत्र भारत का। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। सभी को समझ में आ गया होगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, समझ में आ गया सबके? तो प्राचीन जो इतिहास था आपका वो 2500 बीसी से रहा। अब प्राचीन इतिहास 2500 बीसी 3 भाग आपने पढ़ लिए। क्या हमें कैसे पता लगा कि ये सारा का जो सारा इतिहास है वो 3 भागों में डिवाइड है? क्यों, कैसे, किसने डिवाइड किया इस पूरे इतिहास को 3 भागों में? चलो देखते हैं। देखो 3 भागों में डिवाइड किया। आपने एक पुस्तक सुनी होगी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ, आगे ब्रिटिश इंडिया। ये एक बुक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, रिटन बाय, बुक एज रिटन बाय जेम्स मिल। शाबाश बच्चों, जेम्स मिल। जेम्स मिल एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे। 1817 की ये बात है जब इस बुक को पब्लिश किया था बाय ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स मिल। इन्होंने ये कही थी कि जो पूरा का पूरा इतिहास है भारत का वो 3 भागों में डिवाइड है, 3 भागों में डिवाइड है। लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से बांटा था पूरे के पूरे इतिहास को। इन्होंने कहा सबसे पहले जो आपका कौन सा था प्राचीन, यही था क्या? नंबर 2 पे मध्यकालीन, मिडाइवल था क्या? नंबर 3 पे मॉडर्न था क्या? आधुनिक। ये 3 इतिहास आपने पढ़े। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक तो सबसे बड़ी बात, क्यों बांटा गया 3 भागों में? इतिहास को 3 भागों में क्यों बांटा गया? क्योंकि वो पूरा का पूरा इतिहास आप अगर ना बांटते तो जाड़ बन जाता, हमारी नजरों के सामने पढ़ पाना, समझ पाना, याद कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। अब तो एक तो आपको ये कहा जाए कि आप एक काम करना, कल 2 से लेकर 30 तक एक साथ टेबल याद करके आना, कल हम सुनेंगे। तो आपके हवा रहेगा कि सर ने अगर 29 का सुन लिया, 27 का सुन लिया, 19 का सुन लिया, तो दिक्कत हो जाएगी हमारे सामने, कैसे करें? अगर यही बात आपको ये कह दे टीचर कि हम 2 से लेके 10 तक आपको कल टेबल सुनेंगे, उसके बाद 10 से 20 तक सुनेंगे, फिर उसके बाद 20 से 30 तक सुनेंगे, फिर 3 दिन बाद 2 से 30 तक सुनेंगे, याद कर पाओगे ना? आपके समझ में क्या आया? पार्टीशन डिवाइड कर दिए, काम के अलग अलग हिस्से बना दिए, टुकड़ों में काम दे दिया ना, याद करना आसान रहा। सेम इतिहासकारों ने पूरे के पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा था और उस बंदे का नाम था जेम्स मिल। अब समझ में आया जेम्स मिल का क्या रोल था? अब ये रोल था, लेकिन इसके पूरी की पूरी इतिहास की बुक को हमने नहीं उठाया। इन्होंने एक बात कही थी कि एंशिएंट जो आप हिस्ट्री पढ़ोगे, इस एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे हिंदुओं के बारे में। क्या हिंदू थे? बिल्कुल थे। सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद आर्य आए थे, वैदिक सभ्यता आई थी, उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता आई थी। तो ये क्या चला था पूरा का पूरा अब तक? हिंदू धर्म, प्योरली क्या था? हिंदू धर्म। जेम्स मिल ने कही थी ये बात। मध्यकालीन में आपको बताया 712 में कौन आ गया था? मोहम्मद बिन
तो अब कौन आ गए थे? मुसल साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य। मुगल अभी कैसे आएंगे बेटा? कौन आ गए थे? मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य। और आगे है आधुनिक। आधुनिक के अंदर कौन आए थे? अंग्रेज। क्या सिर्फ अंग्रेज? डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, यही आए थे। समझ में आया क्या सबके? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। हिंदू थे सबसे पहले, उसके बाद हिंदुओं को खत्म हो गया, हिंदुओं का पतन हो गया। कौन आ गए? मुसलमान आ गए। मुसलमान में मोहम्मद बिन कासिम है, आगे फिर दिल्ली सल्तनत है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल है, वो सारे आ गए थे। आगे है आधुनिक। और आधुनिक में कौन आ गए थे? बाहर से कंपनी आ गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज कंपनीज, ये कंपनी आ गई थी ना, डच कंपनी, ये सारी की सारी क्या आ गई थी? भारत में कंपनियां आ गई थी। समझ में आया क्या? सबके समझ में आ रहा है क्या? इसलिए इस पूरे के पूरे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अब 3 भागों में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो होते हैं आपके मिडाइवल हिस्ट्री से। कौन से हिस्ट्री से? मध्यकालीन भारत से। जो कब से कब तक था? आपने देखा कब से कब तक था? 712 एडी से 1857 एडी। अभी मैंने एक वर्ड बोला जो 2500 बीसी से लेके 712 एडी तक कौन सी थी आपकी? एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री। अब मैंने इसमें एक 2 वर्ड डिनोट किए हैं अपन ने, एक था बीसी, एक एडी। देन व्हाट इज दिस? ये है डेट की यूनिट। दैट व्हाट इज बीसी एंड व्हाट इज एडी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बोथ? बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं किस में लिखेंगे? बीसी में लिखेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसवी पूर्व, ईसा पूर्व या ईसवी पूर्व। एडी को क्या लिखते हैं इंग्लिश में? एनो डोमिनी। और आपको जान के ये खुशी होगी, ये क्वेश्चन एडी की फुल फॉर्म सीजीएल 2017 के अंदर पूछा जा चुका है। एसएससी सीजीएल के अंदर 2017 में ये क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडी? क्या होती है? एनो डोमिनी। हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसवी सन। हिंदी में बोलते हैं ईसवी सन। समझ में आया? ईसा पूर्व, ईसवी सन। आफ्टर डेथ नहीं होता, ध्यान रखना बच्चों। क्या होता है? एनो डोमिनी। आई थिंक सबके क्लियर हो गया होगा ये। आगे चलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो पोर्शन रहेगा अपना वो रहेगा इसके अंदर मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिडाइवल हिस्ट्री। आगे मध्यकालीन भारत को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबके समझ में आ रहा होगा? सबसे पहले हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत, यानी कि मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया पढ़ते हैं। मिडाइवल इंडिया पढ़ते हैं। मिडाइवल इंडिया की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं और इसका आपने ईयर पढ़ा था, वो कब से कब तक था? 712 एडी से लेके 1857 एडी तक। कोई दिक्कत? ठीक है। 712 में मैंने बताया था आपको, बड़ा एक बार ओवरव्यू दिया था। कौन आया था 712 में? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था वो और कहां से आया था? कौन था वो और कहां से आया था? जो छाप छोड़ गया भारत पे और यादगार बन गया हमारे इतिहास में, जिसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात हम पढ़ क्या रहे हैं? भारत का इतिहास। भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या बनाना आना चाहिए? भारत का नक्शा आना चाहिए ना। अगर हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और हमें भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता तो हम क्या भारत का इतिहास पढ़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हिस्ट्री ना याद करने का एक ये भी रीजन है बच्चों कि हमें भौगोलिक स्थिति यानी उसकी जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है, कहाँ है, कौन सा क्षेत्र कहाँ लाई करता है, कौन सा
भौगोलिक शहर या फिर जो आप राज साम्राज्य पढ़ते हो उनको अगर आप मैप के हिसाब से या मैप की सहायता से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद रहेगी आपकी हिस्ट्री। ठीक है, डोंट वरी, हम मैप के ही सहायता से पूरा का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे पूरे इतिहास के अंदर, तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं भारत का इतिहास 712। देखिए जी, 712 में भारत में आते हैं अरब। कौन आते हैं? अरब। और अरब के अंदर यहाँ का खलीफा हुआ करता था जिसका नाम था खलीफा, जिसका नाम क्या था भाई? मशहूर हजाज, जिसको मशहूर हजाज भी बोलते हैं और मशहूर हजाज भी बोलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे बोल लेना। ठीक है, वैसे वो तो है नहीं धरती पे, तो वो बुरा मानेगा नहीं, डोंट वरी। ठीक है, बाकी ध्यान रखना सपने में ना आ जाए। तो मशहूर हजाज बोलो या मशहूर हजाज, एक ही बात है। ये थे मशहूर हजाज। इसका सेनापति था जिसका नाम अभी आपने मेरे से भी सुना था, मोहम्मद बिन कासिम। वेरी गुड, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत में आक्रमण करने आता है, लेकिन अब से पहले भारत था, मेरा इंडिया था सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। यही बात है क्या? सोने की चिड़िया क्यों? क्योंकि इस समय तक भारत में सोने का केवल और केवल इंपोर्ट हुआ था, एक्सपोर्ट नहीं हुआ था। मीन टू से दैट कि अभी तक किसी भी देश, आसपास के साम्राज्य या किसी और देश ने भारत पे अटैक नहीं किया था। भारत से खजाना लूट के कोई बाहर लेके नहीं गया था। तो भारत का सोना कहाँ था? सिर्फ अभी भारत में ही था। आ गया समझ में? इसलिए भारत क्या था? सोने की चिड़िया। आपने पाटलिपुत्र साम्राज्य के बारे में सुना होगा, वो दो नदियों के बीच में साम्राज्य हुआ करता था, वहां पे फसल बहुत ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा फसल होने के कारण एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था सोने का, केवल और केवल खरीदा जाता था, बेचा नहीं जाता था। दूसरी बात, सोने की चिड़िया इसलिए भी थी क्योंकि यहाँ पे राज था राजा हर्षवर्धन, वर्धन वंश के महाप्रतापी राजा, जिनका नाम था हर्षवर्धन। सॉरी, हर्षवर्धन। 606 ईस्वी में ये राजा बने थे, 606 एडी में ये राजा बने। 647 एडी में इनकी क्या हो गया? देहांत हो गया। और ये थे कौन से वंश के? वर्धन वंश के राजा हुआ करते थे। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन थे? हु इज द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी? इसके थे पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति इस वर्धन वंश के क्या थे? फाउंडर थे, संस्थापक थे। और इन्हीं के पौत्र पड़पोत्र थे आगे हर्षवर्धन, जिनके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन और एक इनकी बहन थी जिनका नाम था राज्यश्री। और इनके पिता का नाम पूछा जाता है। इनके जो पिता थे वो कौन थे? इनके पिता का नाम ध्यान रखना, इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन। कौन थे? और जो इनकी माता थी, इनकी माता का नाम था यशोधरा। ध्यान रखना, इनकी माता थी यशोधरा। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि प्रभाकर वर्धन की कौन पत्नी का नाम क्या था जो सती हो गई थी? तो कौन थी? यशोधरा। कौन थी? दिख रहा है क्या? यशोधरा। यशोधरा थी इनकी पत्नी का नाम, जो क्या हो गई थी? सती हो गई थी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में। जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, बड़ा बेटा राज्यवर्धन राजा बनते हैं। लेकिन 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। फिर राजा बनता है वर्धन वंश का अंतिम महाप्रतापी राजा, अंतिम व महाप्रतापी राजा, जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की भी 647 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद पूरा भारत था वो टुकड़ों में बिखर गया। घर में जैसे दादा नहीं होते क्या? दादाजी होते हैं, तब तक अपने चाचा ताऊ जितने भी बड़े भाई हैं तो सारे मिलके रहते हैं, लेकिन जैसे ही दादाजी की मृत्यु हुई सब अलग होने की सोच लेते हैं, अलग हो जाते हैं। कुछ एक के घरों में होता है, एक्सेप्शनल में। सेम कंसेप्ट ये यहाँ पे था। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, छोटे छोटे साम्राज्य में पूरा का पूरा भारत क्या हो गया?
टुकड़ों में टूट गया, बंट गया। सेम यहां पे आता है एक साम्राज्य जिसका नाम था सिंध प्रांत। क्या नाम था जिसका नाम था सिंध प्रांत। ओके, अब सिंध प्रांत के राजा हुआ करते थे जिसका नाम था, शाबाश बेटा, क्या नाम था? दाहिर जिसका नाम था। अब दाहिर राजा थे सिंध प्रांत के। तो ये कुछ समय पहले ही हर्षवर्धन के राज से अलग हुए थे। इनके परिवार को या इनके दादा को, इनके पिता को नहीं पता था घेराबंदी क्या होती है, किलेबंदी क्या होती है, युद्ध को जीतने के क्या तौर तरीके होते हैं। इनको ज्यादा नॉलेज न होने की वजह से ये युद्ध में हार जाते हैं। कौन से युद्ध में? 712 एडी में कौन चल पड़ा यहाँ से? मोहम्मद बिन कासिम। अब यहाँ मोहम्मद बिन कासिम बैठा था, इसको ये पता है भारत क्या है? सोने की चिड़िया। अब यहां भारत में अभी तक अटैक नहीं हुआ, हम शुरू करते हैं क्या? अटैक। भारत में आता है ये थी पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम क्या था? हिंद कुश पहाड़ी। दिख रहा है क्या? मार्कर चेंज करता हूं। इस पहाड़ी का नाम था हिंदकुश पहाड़ी। और दो पहाड़ी अगर उनके बीच में कोई रास्ता आता है उसे बोलते हैं पास। इंग्लिश में बोलते हैं पास और हिंदी में बोलते हैं दर्रा। तो ये जो रास्ता था, दर्रा था, इस दर्रे का क्या नाम था? इस दर्रे का नाम था खैबर दर्रा। अभी भी ज्योग्राफी में पूछा जाता है खैबर दर्रा कहाँ है? अफगानिस्तान में। वर्तमान के अफगानिस्तान में ये खैबर दर्रा है। ये जो मैं हिस्सा बनाया है ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी किसका हिस्सा थे? भारत का हिस्सा थे। ठीक है, आई थिंक सबके समझ में आ रहा होगा। अब यहां से 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम चलते हैं, टुकुर 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 चले, खैबर दर्रे से होते हुए कहां गए? सिंध प्रांत पे। सिंध प्रांत में यहाँ पे झंडा लहरा रहा था दाहिर का, और दाहिर थे हिंदू राजवंश के। कौन से राजवंश के? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आई थिंक आपको बोला था कि अब से पहले हिंदुओं का राज था एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, अगर आपने पढ़ा हो ये बात। सबसे पहले हिंदू, मुसलमान और फिर ब्रिटिश कंपनी, बाहर की जितनी भी कंपनी आती है। हिंदू राजवंश के थे कौन? राजा दाहिर। 712 एडी में भाई साहब गए वहां पे और युद्ध लड़ा। कौन सा? रावर का युद्ध। रावर का युद्ध। अब युद्ध लड़ने तो चले गए, लेकिन दाहिर था भोला भाला। दाहिर को नहीं पता था कैसे युद्ध की रणनीति होती है। तो रावर का जो ये युद्ध हुआ, जो हुआ 712 में, इसमें हार हो गई किसकी? राजा दाहिर इसके अंदर हार गया। राजा दाहिर क्या हो गए? इसमें हार गए। राजा दाहिर क्या हो गए? इसमें राजा दाहिर हार गए। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो हारे राजा दाहिर, तो जीते कौन? जीता कौन? मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध में जीत गया। अब इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम, रावर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। तो जीता तो कुछ समय अपने साम्राज्य में, जीते गए साम्राज्य में समय बिताएगा। जी बिल्कुल। अब मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत के अंदर कुछ समय जीवन यापन करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो रह के भारत में सबसे पहले इस मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लगाया था। जजिया टैक्स होता है। इसने ये टैक्स लगाया था किस पे? गैर मुसलमानों पे। गैर मुसलमानों पे। गैर मुसलमानों पे ये एक धार्मिक टैक्स होता है, स्पिरिचुअल टैक्स होता है, रिलीजियस टैक्स होता है। क्यों? क्योंकि जो भी मुसलमान, गैर मुसलमान मतलब मुसलमानों के अलावा जितने भी धर्म के लोग थे, सिख, ईसाई, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, जितने भी धर्म के थे, जैन धर्म, जितने भी धर्म थे, अगर वो अपने धर्म के लिए पूजा पाठ करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, तो उनको क्या देना पड़ेगा? एक टैक्स देना पड़ेगा। उसी टैक्स को क्या नाम दिया गया? जजिया टैक्स, जजिया कर। समझ में आ गया बच्चों? जजिया कर देना पड़ेगा।
अभी तक भारत वाले नहीं जानते थे, क्योंकि ये सारे एक थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई। आपने सुना भी होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। तो ये भाई भाई थे, लेकिन जैसे ही इस खास बंदे की भारत में एंट्री होती है, खास नेगेटिव खास, अच्छा नहीं नेगेटिव, माइनस में भी खास होते हैं ना, तो ये मोहम्मद बिन कासिम खास था नेगेटिव लाइन में। तो ये जैसे ही भारत में एंट्री करता है, तो इसने भारत में सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? जजिया कर लगा दिया। जजिया कर लगाया गैर मुसलमानों पर, यानी मुसलमानों पर नहीं लगाया। और किस पे नहीं लगाया? बूढ़ों पर नहीं लगाया। ये पता होना चाहिए आपको, बूढ़ों पर नहीं लगाया, बूढ़ों पर नहीं लगाया, बच्चों पर नहीं लगाया, और जो विकलांग थे उन पर नहीं लगाया, इनको छोड़ दिया। बाकी जितने भी लोग थे उन सब पे क्या इंप्लीमेंट कर दिया था? जजिया कर। आई थिंक सबके समझ में आ गया। ये था अरबी आक्रमण। कौन सा? अरबी आक्रमण। ये था अरबी आक्रमण भारत पे, किसका? बिल्कुल 712 एडी में हुआ था। 712 एडी में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का पहला अटैक भारत पर, जिसे बोला जाता है रावर का युद्ध। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, रावर का युद्ध। नहीं बताया जाता, सिर्फ ये बताया जाता है 712 में भारत पे मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था। समझ में आ गया बच्चों? अब पढ़ते हैं तुर्की आक्रमण। ये था अरबी आक्रमण। अब इसके बाद पढ़ते हैं तुर्की आक्रमण। अरब कंट्री का अटैक हो गया, अब होगा किसका? तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तुर्की आक्रमण कल पढ़ेंगे। अरब जो अटैक हुआ उसमें आपने पढ़ा, यहां का जो खलीफा हुआ करता था, अपने क्या होते हैं? राजा महाराजा, इनकी उपाधियां होती है, लेकिन अरब में क्या होते थे? खलीफा। खलीफा का नाम था मसहूर हजाज। मसहूर हजाज के बारे में आपने पढ़ा। मसहूर हजाज के सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसने दाहिर पे अटैक किया, और कौन सा युद्ध लड़ा 712 में? रावर का युद्ध। कौन जीता? मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत पे क्या, कौन सा टैक्स लगाया? जजिया कर। लेकिन अब से पहले भारत क्या था? सोने की चिड़िया। भारत में कौन सा वंश चलता था? वर्धन वंश। वर्धन वंश को हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। राजश्री की शादी हुई थी ग्रह वर्मा के साथ, कन्नौज के राजा हुआ करते थे। पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना थानेसर के अंदर की थी, अपने हरियाणा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर थानेसर पड़ता है। थानेसर को बौद्ध धर्म में थूणा के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में थानेसर को थूणा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? थूणा। थूणा कहा जाता था। एचएसएससी कई बार पूछ चुकी है, एचपीएससी में भी आया है ये 2016 एचपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, थूणा कहा जाता था। इसके बाद आप पुष्यभूति के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ोगे। फिर आएंगे नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, और उसके बाद प्रभाकर वर्धन की जो संतानें हैं वो आएंगी। हर्षवर्धन आखिरी राजा होगा। हर्षवर्धन 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद में पूरा का पूरा भारत जो साम्राज्य था वो अलग अलग टुकड़ों में बंट गया, जिसके बाद में बाहर वालों को, यानी मुस्लिम जो कंट्री थी, उनको मौका मिल गया भारत पे अटैक करने का। क्योंकि मुस्लिम कंट्री इसलिए भारत में अटैक कर रही थी क्योंकि अगर आप भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे ना, अगर आप भारत की ऐसे ज्योग्राफिकल कंडीशन देखोगे तो यहाँ अरब खाड़ी, बंगाल खाड़ी, अरब खाड़ी, और यहाँ पे हिमालय पर्वत, चाइना वाले अटैक नहीं कर सकते। यहाँ पे भी पानी था, यहाँ पे भी पानी था। जो लैंड बाउंड्री बची वो एक यही हिस्सा बचा था, जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा था वही बचा था। उत्तर और पश्चिम हिस्सा यही बचा था जहां से अटैक हो सकता था। इसीलिए भारत पे कहते हैं, पूछा जाता है, ये हिस्ट्री के अंदर कई बार ये वर्बली या इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भारत पे अटैक उत्तर पश्चिम दिशा से ही क्यों हुए। तो रीजन ये था क्योंकि इस क्षेत्र में अरब खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, पानी थे, और यहाँ पे हिमालय पर्वत, यहाँ पे जो चाइना कंट्री थी, वैसे भी छोटे छोटे तो हैं, गिट्टे गिट्टे से तो पहाड़ पे चढ़ेंगे, फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये हिमालय पर्वत था, यहाँ से नहीं आ सके। जो क्षेत्र बचा ओनली मध्य एशिया का ये क्षेत्र बचा, जहां से इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो क्षेत्र बचा, यही से अटैक होना भारत पे मुनासिब समझा गया। ठीक है, इसीलिए अरब कंट्री से भारत में अटैक हुआ था। और भारत की जो जियोग्राफिकल आप सिचुएशन देखते हो वो कैसी है?
भारत की आप ज्योग्राफिकल कंडीशन देखोगे तो भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन कौन सी थी? पेनिनसुलर। कौन सी थी? पेनिनसुलर, यानी पेनिनसुलर का मतलब प्रायद्वीपीय। क्यों है प्रायद्वीपीय? क्या मतलब होता है प्रायद्वीपीय का? आपने दो वर्ड सुने हुए, एक प्रायद्वीपीय और एक होता है द्वीप, जिसे आइलैंड भी बोला जाता है। व्हाट इज दिस? क्या डिफरेंस है दोनों में? ये जो होता है आइलैंड, ये होता है कोई टापू जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो। पानी, तो पानी क्या लिखें? चलो पानी लिख देते हैं, पानी ही लिख देते हैं, ठीक है। कोई आइलैंड जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी। लेकिन प्रायद्वीप में क्या होता है? 1, 2 एंड 3, तीन जगह से, तीन तरफ से जो पानी से घिरा हुआ हो, तीन तरफ से क्या, किससे घिरा हुआ हो? पानी से घिरा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर, या पेनिनसुलर, इसे बोलते हैं पेनिनसुलर। आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा। ये ज्योग्राफी का टॉपिक था, बताया इसलिए क्योंकि कई बार ये पूछा जा सकता है, या आपके भी दिमाग में ये आया होगा कि इसी साइड से अटैक क्यों हुए, चाइना वाले ने क्यों नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया वाले ने, या इधर जो नॉर्थ साउथ की जो कंट्रीज हैं उन्होंने अटैक क्यों नहीं किया। आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम अरब कंट्री, जो अरब अटैक था वो पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद तुर्क में अटैक होगा। तुर्क में अटैक करेंगे कौन, वो मैं एक बार आपको वर्बली थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। कल हम क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे अरब, तुर्क कंट्री से, अरब कंट्री हम पढ़ चुके हैं। तुर्क की जो कंट्री से अटैक होगा वो होगा, तुर्क के राजा हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, खलीफा हुआ करते थे, जिसको बोलते हैं सुबुकत गेन, सुबुकत गेन। ठीक है, ये दामाद थे किसके? अल्पत गेन के। वेरी गुड बेटा, अल्पत गेन के। क्या थे ये? अल्पत गेन के दामाद या सेनापति। ओके, सुबुकत गेन। ये 986 ईस्वी में भारत पर अटैक करते हैं राजा जयपाल पर। मुल्तान के राजा हुआ करते थे जयपाल, उस पे अटैक करेंगे, फिर हार जाएंगे। अटैक जरूर करेंगे, लेकिन ये कौन सा आक्रमण था? असफल, अनसक्सेस। इसके अंदर सक्सेस नहीं मिली, ये असफल अटैक था। पहला तुर्की आक्रमण है, ध्यान रहे, पहला तुर्की आक्रमण, दूसरा मुसलमान आक्रमण, और पहला असफल अटैक, पहला असफल आक्रमण था। आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका बेटा आता है बदला लेने के लिए, जिसका नाम था महमूद गजनवी। आ गया भाई, महमूद गजनवी अपने बाप का बदला लेने के लिए भारत पे अटैक करता है, और ऐसा अटैक किया, ये राजा बना था 997 में, और ऐसा बदला लिया अपने पिता का कि 1001 से लेके 1027 तक इसने भारत को 17 बार धोया। भारत पे टोटल कितनी बार अटैक किया? 17 बार। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 17 बार। सबसे पहले जो बदला लेना था वो किससे लेना था? क्योंकि ये इसके पिताजी किससे हारे थे? जयपाल से ही तो हारे थे। जयपाल से बदला लेना था, और महमूद गजनवी ने जयपाल को क्या किया? हरा दिया। तो ये क्या हुआ? सफल आक्रमण, जो कब हुआ था? 1001, 1001 AD में, जिसको बोला जाता है वह हिंद का प्रथम युद्ध। आगे के जो युद्ध हैं उनको जानने के लिए बने रहें हमारे साथ एजुमीट में। धन्यवाद आप सभी का। कंपटीशन की ऐसे ही क्लासेस, हिस्ट्री और ऐसे ही स्टैटिक जीके हम शुरू करने वाले हैं। स्टैटिक जीके की एक सीरीज शुरू करेंगे, बने रहें हमारे साथ, ठंड से बचे रहें। धन्यवाद आप सभी का।